Hello everyone, welcome to Engineering Hotspot. My name is Akansha and let's continue with our next topic. You can download the Engineering Hotspot app from the App Store. Link will be given in the description box. तो मिसलीनियस वाले टॉपिक्स में ही जो क्वेश्चन पैटर्न्स हम पढ़ रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं विथ फ्यू फर्दर मोर टॉपिक्स. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज एनालॉजी. ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न ही है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पहली बात तो प्योर वोकैबुलरी का टॉपिक है एनालॉजी. ठीक है, क्या होता है ये? द वर्ड एनालॉजी मीन्स कोरिस्पोंडेंस. ठीक है, आप एक ही चीज को दूसरी चीज से सिमिलैरिटी है जब बताते हैं हमको कोरिस्पोंडेंस उस चीज की. इन एनालॉजी अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज गिवन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ लेटर, टू वर्ड्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स, एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. दो वर्ड्स आपको दे रखे होंगे या दो लेटर्स दे रखे होंगे, उनके अंदर एक पर्टिकुलर रिलेशन स्टैब्लिश्ड हुआ होगा और उसी तरीके का सेम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हुआ आपको ऑप्शन जो है वो टिक करना होता है. ठीक है, तो एनालॉजी इज अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट कंपेयर्स द सिमिलैरिटी बिटवीन न्यू एंड अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट देन uses दो सिमिलैरिटी टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट. दो ऑलरेडी दो चीजें आप दो वर्ड्स दे रखे होंगे या ग्रुप ऑफ लेटर्स दे रखा होगा, उनके कॉन्सेप्ट आपको समझ के और फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट को आपको चूज करना होता है. ये होता है हमारा एनालॉजी. अब एनालॉजी बेस्ड क्या होता है? सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि किस बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल टीथ कट, ओके, एंड देन लेग और फिर क्वेश्चन मार्क. मतलब हमको फोर्थ वर्ड जो है वो फिल करना है. तो टीथ और कट मतलब दांत, और उससे क्या करते हैं हम? कट करते हैं. तो लेग से क्या होता होगा? तो टीथ का वर्किंग बताया कि वो क्या काम करने के लिए, क्या चीज के लिए यूज आता है. तो उसी तरीके का रिलेशन हमको नेक्स्ट वर्ड के साथ में एस्टैब्लिश करना है. तो देयर आर फ्यू ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल फ्लाई, स्विम, प्लेइंग फुटबॉल या फिर वॉक. तो इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्वियसली डी, कि लेग से हम क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं. तो इसी तरीके का कनेक्शन जो है, जो रिलेशनशिप दो शब्दों में बना हुआ है, दो वर्ड्स में बना हुआ है, उन्हीं को हमको नेक्स्ट में एस्टैब्लिश करना होता है. अब है वर्ड बेस्ड एनालॉजी. ये किस तरीके से आपको मिल सकती है कि किस किस टॉपिक पे, किस किस चीजों के अंदर कैसी कैसी सिमिलैरिटीज हो सकती है जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये हमारे जेंडर बेस्ड हो सकते हैं, अडल्ट और यंग वन बेस्ड एनालॉजी हो सकता है, हैबिट बेस्ड हो सकते हैं, टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड हो सकते हैं, वर्कर या फिर टूल बेस्ड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो उसके साथ में निडल आ जाएगा, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कोई चीज जो कि डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं. डेंटिस्ट है तो उनके लिए कुछ आ जाएगा. वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड आ जाएगा. सिनोनिम बेस्ड आ जाएगा, एक ही वर्ड का सिनोनिम आपको दे दिया है तो नेक्स्ट वर्ड जो है आपका उसको भी आपको सिनोनिम की तरह ही यूज करना है. एंटोनिम बेस्ड, कॉज और इफेक्ट बेस्ड हो सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल के बेस पे हो सकता है, यूटिलिटी बेस्ड हो सकता है, सब्जेक्ट और स्पेशलिटी बेस्ड हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट बेस्ड हो सकता है, या फिर टॉपिक स्टडी के अकॉर्डिंग हो सकता है एनालॉजी बेस्ड, वर्कर या वर्किंग प्लेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स, कप्स, ट्रॉफीज, कंट्री, करेंसी, स्टेट, कैपिटल बेस्ड. इन सभी तरीकों से, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा भी होते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं दो वर्ड्स के बीच में. ये कुछ एनालॉजी के टॉपिक्स होते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये है हमारे एनालॉजी का एक अलग टॉपिक. इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर से बता रही हूँ कि ये फिर से एक वोकैब का ही पार्ट है. जितनी वर्ड मीनिंग्स आपको पता होंगी, जितने वर्ड्स के बारे में आप फेमिलियर होगे, उतने अच्छे तरीके से आप उसको फुलफिल कर पाओगे. अब नेक्स्ट इज डिटर्मिनर्स. एज वी हैव स्टडीड आर्टिकल्स इन द प्रीवियस लेक्चर, हम डिटर्मिनर्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं. तो a determiner is a word that comes before a noun to refer the quantity or to clarify what the noun is referring to. तो सबसे पहली बात तो डिटर्मिनर कौन से वर्ड्स होते हैं? जो नाउन से पहले आते हैं. ठीक है, उसके बाद में डिटर्मिनर ऑलवेज कम बिफोर एनी अदर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द नाउन. अगर कोई नाउन है, उसका एडजेक्टिव दे रखा है, तो उससे भी पहले आने वाले जो शब्द होंगे उस नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए या फिर क्वांटिटी वाइज उसको बताने के लिए, तो उनको हम डिटर्मिनर्स कहेंगे. ठीक है, ऑल्सो डिटर्मिनर्स आर टू बी कंपल्सरीली यूज्ड बिफोर अ सिंगल नाउन, बट देयर यूज इन ऑप्शनल व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग प्लूरल नाउन. तो एक चीज बहुत ही कंफर्म होती है कि सिंगल नाउन जब भी यूज करते हैं तब डिटर्मिनर हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट प्लूरल नाउन्स में ये वेरी कर सकता है. अब तीन तरीके से डिटर्मिनर्स हमारे क्लासिफाई किए हुए हैं. एक डेमोन्स्ट्रेटिव तरीका होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं,
और क्वांटिफायर्स होते हैं। तो पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव आर यूज्ड टू रेफर द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द अनदर ऑब्जेक्ट और पर्सन इन टर्म्स ऑफ स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम के बेसिस पे हम जब डिस्टेंस बताते हैं किसी भी जो बोलने वाला है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उससे और द ऑब्जेक्ट और द अदर पर्सन से, मीन दिस और दैट, यहाँ वहाँ, जो भी ये शब्द होते हैं जो कि डिस्टेंस बताते हैं उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। This that used are to refer the object near the speaker, whereas that and those are used to refer the object which are far from the speaker. This हो गया, this mean it is closer to me, और that if I indicate something that is here, तो वो हो गया मेरे से दूर। तो this और that, these, those, ये वाली जो चीजें होती है ये हमारे demonstrative determiners में आती है। Also, this and that are used for singular countables and uncountable nouns, जबकि these and those are used for plural countable nouns, ठीक है। For example, this book was bought by Michael in the country fair. तो this मतलब जो भी उसके हाथ में या तो किताब होगी या फिर बहुत ही पास में जो भी स्पीकर है उसके हाथ में या तो किताब है या फिर उसके बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस में है उस वो किताब, तब हमने दिस यूज किया है। और दैट बैग ऑन द टेबल इज नॉट माइन, तो कहीं तो कोई टेबल रखी है उसके ऊपर इंडिकेशन करते हुए उसकी तरफ डायरेक्शन देते हुए बताया जा रहा है कि हाँ भाई वो वाला बैग जो है वो मेरा नहीं है। नेक्स्ट इज पजेसिव। Possessive determiners are used to show relationship between people and things or people with other people. It is shown with the use of an apostrophe with the noun. बेसिकली ये हमारा पोजेशन को ही डिसाइड करते हैं कि किसी चीज की पोजेशन में कौन सा चीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये इसका कॉमन जो साइन है वो अपॉस्ट्रॉफ से होता है। कैन यू फाइंड सैम्स नोटबुक, तो सैम के पोजेशन की यानी कि सैम की खुद की ओनरशिप जो डिफाइन कर रहे होते हैं जो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू टॉक अबाउट क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। किसी चीज के बारे में हम किसी की मात्रा बता रहे हैं, डिग्री बता रहे हैं या फिर उसका मेजरमेंट में कितनी उसका क्या अमाउंट है वो बता रहे होते हैं, तो हम क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज डिटर्मिनर्स विथ अ नाउन और एज अ प्रोनाउन विदाउट अ नाउन। नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ में ये चीजें यूज हो जाती हैं। इनके एग्जाम्पल है फ्यू, मेनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ, लिटिल, मच, अ फ्यू, मेनी, इनफ। ये सारे जो होते हैं ये क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में आते हैं जो कि आपको अमाउंट या फिर मेजरमेंट बता रहा होता है। तो ये होते हैं क्वेश्चंस डिटर्मिनर्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, अब एज इन प्लेसिंग के ऊपर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने प्लेसिंग ही पढ़ा है यहाँ पे कि प्लेसिंग डिटर्मिनर कब आएगा, नाउन से पहले आएगा। नाउन और एडजेक्टिव दोनों दे रखा है तो भी उससे पहले आने वाले शब्द जो होंगे वो डिटर्मिनर्स होंगे, ठीक है। तो अब आर्टिकल और डिटर्मिनर्स के अंदर हो जाता है कि आर्टिकल्स में ए एंड द आ जाते हैं इनडेफिनिट और डेफिनिट नाउन्स के अकॉर्डिंग, और वहीं सेम यहाँ पे जब हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो नाउन प्रोनाउन देखना होता है और नाउन में भी सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन देखना होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमको ये फुलफिल करने होते हैं। तो ये होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। लास्टली हम पढ़ते हैं वर्बल रीजनिंग, इन्फरेंस बेस्ड या कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये होता है आपका प्योर मेंटल कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आप किसी सेंटेंस को या दो सेंटेंस को पढ़ के आप क्या समझे हो और उसका कितना क्लियर एंड लॉजिकल मीनिंग आपने डिराइव किया है, ठीक है। तो verbal reasoning refers to the ability to understand concepts that are expressed through language, to think constructively and to apply logic in order to solve the problem. अब problem का मतलब है यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा and they will ask कि conclusion में एक सेंटेंस है और उसका conclusion. What we need to do is कि हमें उन दोनों sentences को पढ़ना है and we need to find out कि हाँ सच में अगर first sentence का क्या second sentence जो है वो सच में conclusion है या नहीं है। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी या ग्रामर तो लगेगी, बट आपकी मेंटल एबिलिटी या फिर चीज को समझने की जो आपकी एबिलिटी है उसको बेसिकली चेक करने के लिए क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब अप्रोच टू सॉल्व इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इन वर्बल लॉजिक, ठीक है।
तो सबसे पहला है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अप्रोच इज टू नॉट टू अज्यूम एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली ही बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई पैसेज दे रखा है और उसका आपको या तो कोर पूछ रहा है कि पैसेज का मतलब क्या है, तो उस चीज के ऊपर, या फिर कोई भी आपको इन्फ्रेंस दे रखा है कि कंक्लूजन आपको बताना है कि कंक्लूजन क्या सही है क्या गलत है, दोनों ही सही है या दोनों ही सेंटेंसेस गलत है, ये सब चीजें जब हमको करनी होती है तो वी ओनली स्टिक टू द राइटर्स ओन व्यू. जो भी लिखा हुआ है हमारे पास, जो हमको पेपर में आया है, सिर्फ हम उतना ही दिमाग लगाएंगे, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज जो हमारे पास है उसके ऊपर नहीं जाएंगे. As the inference-based questions are based on a paragraph and do not deduce direct answer from the said paragraph, it is advisable that the reader should try to adhere to the given information. जो लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, हम उतना ही अज्यूम करके ही चलेंगे, उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा में हम कुछ नहीं अज्यूम करेंगे. ठीक है. Next is, while answering such questions, it should be made clear whether the question asked is based on inference या फिर conclusion. मतलब कि अगर कंक्लूजन बेस से कुछ भी है तो वो किससे डिराइव होगा. कंक्लूजन इज समथिंग दैट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ. मान लो ये पैराग्राफ आपको दे रखा है और एक कंक्लूजन हेडिंग बना करके आपको एक कंक्लूजन दे रखा है या 4 ऐसे कंक्लूजन दे रखे हैं, आपसे पूछेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दो, तो उसके अंदर हमको पूरा कंक्लूजन किसके ऊपर, यहाँ पे हम देखेंगे उनके फैक्ट्स क्या है, उस पैराग्राफ में दिए हुए फैक्ट्स क्या है, ना कि जो हमको एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके बेसिस पे हम देखेंगे. उस पैराग्राफ में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उसका कंक्लूजन कि अच्छा ये कंक्लूजन जो है वो सबसे सूटेबल या अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, तो हम उसको टिक लगाएंगे. उसी तरीके से इन्फ्रेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड द प्रायर नॉलेज, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द रीडर. ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है पैसेज में या सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग, और प्रायर नॉलेज उस चीज के बारे में क्या डिराइव हुई है खुद रीडर को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Next is, the next step lies in simplifying the language of the paragraphs. The paragraph can relate to any topic and thus may contain technical words which may be difficult to understand. The trick to come to a conclusion is to try to simplify the language as to understand the gist of the paragraph. जब तक हम किसी पैराग्राफ की या सेंटेंस की जिस्ट नहीं पकड़ेंगे, किस बारे में वो बात हो रही है या फिर किस कंटेक्स्ट में वो बात हो रही है, तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. तो सबसे पहला यही अपने को करना है कि अगर कोई बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं किसी भी सेंटेंस में या पैराग्राफ में, तो उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करें. Next is to make the concluding inference pay attention to the information provided in the paragraph. It is important to understand what information is being provided and to not to go beyond the written word. The question may be based or may not be based on the entire paragraph, and which makes it logical to filter the content as per the requirement. Adding extra information from the reader's side is not recommendable. देखो, पहला चीज ये है कि पढ़ना तो पूरा ही है, उसका जिस्ट भी आपको निकालना है, उसका सीक्वेंस या किस भी तरीके के वो बारे में बात करें, उसका कंटेक्स्ट जो है वो आपको निकालना ही निकालना है. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसको 2 बार रीड करना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है. हो सकता है वो पूरे पैराग्राफ से रिलेटिंग नहीं, सिर्फ एक सिंपल एक लाइन लिखी होगी या फिर सिंपल एक वर्ड जो होगा उसी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा होगा. तो हमको पूरे पैराग्राफ को लेकर के नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस लाइन को लेकर चलना है. तो इसीलिए 2 बार हमको क्वेश्चन पढ़ के और उसके अकॉर्डिंगली हमको आंसर करना है, और बिल्कुल भी पैराग्राफ से बियॉन्ड जाकर के हमको नहीं आंसर करना है. It is also necessary to understand that the required answer may not come from a specific part of the paragraph. Sometimes the information needs to be gathered from the different part of the paragraph, or sometimes it can be a simple sentence, or sometimes it can be based on the gist of the paragraph. अब ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी कि किस तरीके से पूछा है, किस पैराग्राफ के कौन से पार्ट से पूछ रहा है या किस जिस्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मतलब वो कंटेक्स्ट या थीम के बारे में, टाइटल के बारे में जानना चाह रहा है, किस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन से ही हमको पता चलेगा. ऑल्दो हमको एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसका एक कंटेक्स्ट या फिर एक फ्लो पता करना है कि वो किस बारे में कह रहा है, बट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ हम स्टिक टू द क्वेश्चन रहेंगे, हम पैराग्राफ से उसका लिंकअप नहीं जोड़ेंगे. क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके के होते हैं कि आपको 2 या 3 ऐसे ऑप्शंस दिख जाएंगे जो कि अप्रोप्रिएट लगेंगे, पर हमको सिर्फ स्टिक टू द क्वेश्चन होना है कि क्वेश्चन में जितना पूछा है मैं उतना ही आंसर करूंगा या करूंगी. ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 टॉपिक. एनालॉजी हो गया आपका, डिटर्मिनर्स हो गए, और आपका
इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट, और इनमें क्वेश्चन में आंसर करते वक्त गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनको कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज इनको प्रैक्टिस करके ही आप जितना अच्छे सॉल्व कर पाएंगे उतना ही बेटर हो पाएंगे, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना बेटर आप निकल पाएंगे इसमें से। तो ये तीनों टॉपिक थे, इसके अलावा और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग्स में हम लोग नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ओके गाइस, थैंक यू।